आगे है 1.4 मृत जीवी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मृत मतलब मरे हुए, जीवी मतलब जिंदा रहने वाले। ऐसे जीव जो किसी मृत जीव के ऊपर रहकर अपना भरण पोषण करें उन्हें मृत जीवी कहते हैं। आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते देखे होंगे। चित्र 1.7 में हमें मशरूम दिखाए गए हैं। देखिए, ये आपने जरूर देखे होंगे, ये बाजार में मिलते हैं और इनकी सब्जी बनाई जाती है। तो ये जो छत्रक है या इन्हें इंग्लिश में मशरूम कहा जाता है, बिकते देखे होंगे। वर्षा के दिनों में वृक्षों की गली सड़ी टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी देखे होंगे। आइए देखें कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे कहां से प्राप्त होते हैं। पहले मैं आपको चित्र दिखा दूं। ये मशरूम है, गली सड़ी चीज के ऊपर ये उग जाते हैं। ये भी मशरूम की एक प्रजाति है, ये भी गली सड़ी चीज के ऊपर उग जाती है। एक ये प्रजाति है, जंगल में ज्यादातर ये मिलती है, गले सड़े पेड़ पुरानी टहनियों के ऊपर ये उगाती है। ये भी छत्रक का या मशरूम का एक प्रकार है। अब हम जानते हैं कि इन्हें भोजन कहां से प्राप्त होता है। भोजन जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये मशरूम जो है जितने भी प्रकार के हैं, इनमें से कोई भी मशरूम हरे रंग का नहीं है, यानी इनमें प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्णहरिम उपस्थित नहीं है। तो अब जानते हैं कि ये भोजन किस प्रकार बनाते होंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप दिया हुआ है। ब्रेड या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम या उष्ण स्थान पर, नम यानी गीला, उष्ण मतलब जहां थोड़ी सी गर्मी रहे, उसे उष्ण कहेंगे। थोड़ा सा गीला और गर्म स्थान पर 2-3 दिनों के लिए रख दीजिए अथवा उस समय तक रखा रहने दीजिए जब तक कि उस पर रोए जैसी संरचना न दिखाई देने लगे। रोए जैसी संरचना यानी कि ये जो संरचना दिखाई दे रही है पूरी, ये 2 ब्रेड के टुकड़े हैं, इसके ऊपर कुछ रुई जैसा दिखाई दे रहा है, ये रोए जैसी संरचना है जिसकी यहां बात हो रही है। रोए जैसी संरचना ना दिखाई देने लगे। ये संरचनाएं सफेद, हरे, भूरे अथवा किसी अन्य रंग के धब्बों के रूप में हो सकती हैं। किसी आवर्धक लेंस मतलब वो लेंस या वो कांच का टुकड़ा जो किसी वस्तु को बड़ा करके दिखाए, उसे आवर्धक लेंस कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, इसे उत्तल लेंस कहते हैं। अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, सूक्ष्मदर्शी वो यंत्र जिससे बहुत छोटी चीजों को भी हम बड़ा करके देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। आपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। यदि हम इनको सूक्ष्मदर्शी या लेंस के नीचे रख के देखते हैं तो इनमें बिल्कुल ही धागे जैसी कुछ संरचनाएं दिखाई देंगी। यह जीव कवक या फंजाई है। ये जो जीव आपको दिखाई दे रहा है, इसे कवक या फंजाई या फंगस कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी या सड़ने वाली वस्तुएं या जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं। पाचक रस इससे पहले भी प्रयोग हुआ है। पाचक रस एक तरह के रसायन है जो पोषक तत्वों यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको पचाकर या इनको तोड़कर छोटे छोटे हिस्सों में बना देते हैं, तो पाचक रस कहते हैं। हमारे शरीर में पाचक रस है कई तरह के। जो भी हम खाना खाते हैं तो पाचक रस उन्हें पचाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। पाचक रसों का स्राव करते हैं जिनसे वे विलयन रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द आया विलयन। विलयन का मतलब है घोल।
यदि हम पानी के अंदर चीनी मिला दें तो हम कहेंगे कि हमने चीनी का विलयन बना लिया। तो यहाँ पे विलयन का मतलब है घोल। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। यहाँ पे क्या किया उसकी एक बार बात करते हैं। ये जो फंजाई या कवक है, जिस भी सतह पर ये होगी उस सतह के ऊपर ये कुछ पाचक रस छोड़ती है। वो पाचक रस क्या करता है, उस वस्तु को घोलकर विलयन के रूप में या घोल के रूप में परिवर्तित कर लेता है, और जो कवक या फंजाई है उस घोल को चूस लेती है और भोजन के रूप में उसका प्रयोग करती है। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाती है। मृत जीवी पोषण यानी इस तरह का पोषण जिसमें कोई जीव मरे गले सड़े जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता हो। मृत जीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले पौधे मृत जीवी कहलाते हैं। ऐसे कोई भी पौधे जो मरे हुए पौधों या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करें उन्हें मृत जीवी कहते हैं। कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। वे उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण है। जो फंजाई है या फंगस है या कवक है, वो अचार के ऊपर, चमड़े के ऊपर, किसी तरह के कपड़े के ऊपर और कई और पदार्थों पर भी उग जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण है हमारे पास, ये चमड़े की चप्पल है, इसके ऊपर ये जो आपको भूरे सा हरे से रंग का धब्बे दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह की कवक या फंगस है। ऐसे ही ये खाने का अचार था, इसके ऊपर ये जो आपको भूरा भूरा सा काले से रंग का, स्लेटी रंग का दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का फंगस है। तो फंगस या कवक वहां उगेगी जहां पे उसे नमी और उष्णता मिले, यानी कि वो जगह नम होनी चाहिए, गीली एक तरह से, और थोड़ी सी गर्म भी हो। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। वर्षा ऋतु के अंदर बहुत सारी बारिश के कारण हर जगह नमी रहती है, और वर्षा ऋतु जून, जुलाई, अगस्त में आएगी तो वहां उस वक्त गर्मी भी अधिक होगी। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। यदि वर्षा ऋतु के अंदर आपका कोई भी चमड़े का सामान या खाने का सामान रखा है तो बहुत जल्दी उस पे फंगस या कवक लग जाती है, जिसके कारण वो प्रयोग करने लायक नहीं रहता। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। ये कुछ चित्र हमने देखे थे। हमारे चमड़े के चप्पल हो, जूते हो, कपड़े हो, बैग हो या चमड़े की कोई और वस्तु है, ये उसको खराब कर देती है। हमारा किसी भी तरह का खाना है, यदि हम उसको ढक के नहीं रखेंगे तो उसमें फंगस या कवक उग जाएगी और वो उसे खराब कर देगी। पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। कवक वर्षा ऋतु में ही ज्यादा क्यों आती है और कहां से आती है, उसका जवाब हमें आने वाले कुछ लाइनों में मिल जाएगा। सामान्यतः कवकों के बीजाणु, बीजाणु मतलब बीज, बहुत छोटे छोटे बीजों को बीजाणु कहते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो, तो वे अंकुरित होकर एक कवक को जन्म देते हैं। कवकों के बीजाणु हवा में घूमते रहते हैं। जैसे ही वातावरण में नमी ज्यादा हो और गर्मी ज्यादा हो तो वो किसी भी वस्तु के ऊपर गिर जाएंगे और वहां पे अंकुरित होके नए कवकों या फंगस को जन्म देंगे। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? हमें पता है कि फंगस किस प्रकार उगती है, तो हम वस्तुओं को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को यदि हम प्रयोग नहीं कर रहे तो उसको अच्छे से ढक के किसी डिब्बे में या किसी लिफाफे में या किसी अखबार में हम अच्छे से लपेट के उसको रख सकते हैं, और ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पे नमी या जहां पे गीला ना हो आसपास, तो हम अपनी वस्तुओं को कवक या फंगस से खराब होने से बचा सकते हैं। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक
द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं। यहाँ पे हमें एक बीमारी के बारे में बताया गया है। ये जो आपको गेहूं के कुछ पौधे हैं और इस पे भूरे रंग का कुछ लगा दिखाई दे रहा है। इसके पत्तों पर, इसके तने पर और इसकी जो फलियां हैं, जहाँ पे बीज हैं, वहां पे हर जगह भूरे रंग का कुछ है। इस बीमारी को गेहूं की जंग लगने की बीमारी बोलते हैं। जंग लगने का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे जो फंगस या कवक है वो भूरे रंग की है, वो गेहूं के पौधे के ऊपर लग के उसको खराब कर देती है। तो ये बिल्कुल ही जंग जैसा, जैसे लोहे को जंग लगता है उस जैसा दिखाई देता है, तो इसे गेहूं का जंग लगना भी कहते हैं। ये पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। यहाँ पे ईस्ट का एक नाम दिया हुआ है, छत्रक तो हमने पढ़ा ही है। छत्रक यानी कि मशरूम, उसको खाया जाता है, बहुत सारी दवाइयों में प्रयोग भी होता है। ईस्ट, ईस्ट भी एक तरह का कवक है जो बहुत तरह की दवाई बनाने में, बहुत तरह के भोजन बनाने में हमारे काम आता है। परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। कुछ कवक ऐसे हैं जिनसे दवाइयां बनाई जाती हैं। जैसे एक दवाई का नाम है पेनिसिलिन, ये दुनिया में बहुत ज्यादा प्रयोग होने वाली दवाई है। ये एक तरह की फंगस या कवक से बनाई जाती है। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि सहजीवी संबंध क्या है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सह मतलब साथ रहना, जीवी मतलब जीवों का। यदि कोई जीव एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और दोनों से एक दूसरे को लाभ है तो इसे सहजीवी संबंध कहेंगे। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। जैसा मैं बता रहा था, एक दूसरे के साथ बांटते हैं मतलब दो जीव यदि एक दूसरे के साथ रहें और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो, लाभ हो, तो इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है। यहाँ पे हमें उदाहरण दिया हुआ है कुछ कवक और पौधों की जड़ों का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पौधे हैं, यहाँ पे पौधों की जड़ें हैं और यहाँ पे ये जो सफेद सफेद आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरह की कवक है। यहाँ पे है क्या कि ये कवक पौधे की जड़ों में रहती है। कवक क्या करती है? कवक पौधे के लिए जमीन से पानी और खनिज लवण अवशोषण करने में सहायता करती है। बदले में इस कवक को भोजन और रहने की जगह मिल जाती है। दोनों का एक दूसरे से इसमें फायदा है, इसलिए यह एक तरह का सहजीवी संबंध है। आगे एक शब्द दिया हुआ है लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है, शैवाल यानी काई, हरे रंग का, तथा दूसरा कवक यानी कि फफूंद। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये हम पहले कर चुके हैं। शैवाल हरे रंग का है तो उसमें क्लोरोफिल है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता। ये अभी पढ़ रहे हैं कि कवक या फफूंद ये भूरे रंग के हो सकते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं है। कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है तथा बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। आइए एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ हरा सा और कुछ भूरा सा दिखाई दे रहा है। नीचे ये पत्थर है, उसके ऊपर ये जो भूरा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का कवक है और ये जो हरे पौधे जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये काई है। तो यहाँ पे होता क्या है कि काई पत्थरों में से पानी अवशोषित नहीं कर सकती और जो यहाँ पे कवक या फफूंद है वो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन नहीं बना सकती। तो ये दोनों मिलके करते क्या है कि कवक जो है वो पत्थरों में से पानी खींचती है
और पानी को प्रयोग करके जो काई है वो भोजन तैयार करती है और भोजन का कुछ हिस्सा कवक को वापस दे देती है। यानी कि यहाँ पे दो जीव हैं, एक शैवाल या काई और एक कवक। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। एक प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाता है और दूसरा धरती से पानी खींचता है, और दोनों एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। यानी कि इस तरह के संबंध में दोनों को लाभ है, इसलिए यह भी एक तरह का सहजीवी संबंध है। तो यहाँ पे दो सहजीवी संबंध के उदाहरण दिए हुए हैं। एक उदाहरण है पौधे की जड़ों और कवक का, और दूसरा उदाहरण है काई का और कवक का। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आगे 1.5 मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। पुनः पूर्ति का मतलब कि दोबारा से किसी चीज को उतना ही रखना पुनः पूर्ति कहलाता है। मृदा मिट्टी में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। यहाँ पे जो पढ़ने वाले हैं, जब किसी भी तरह की मिट्टी में पौधे उगाए जाते हैं तो पौधे मिट्टी से पोषक तत्वों को खींचते रहते हैं और धीरे धीरे मिट्टी में उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि मिट्टी में दोबारा से उन पोषक तत्वों की पूर्ति किस प्रकार होगी। क्या आपने किसानों को अपने खेत में अथवा माली को बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद अथवा उर्वरक डालते देखा है। क्या आप जानते हैं कि वे इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं। ये आप जानते ही हैं कि हमें फसलों में या किसी भी तरह के पौधों में खाद और उर्वरक डालने की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये नहीं डालेंगे तो पौधों की वृद्धि रुक जाएगी या फिर बिल्कुल भी नहीं होगी। आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पादप पोषक होते हैं। ये जो शब्द हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ये कुछ तरह के खनिज लवण हैं जो पौधों को बहुत जरूरी है अपनी वृद्धि के लिए। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। ये जितने भी पोषक तत्व हैं, जैसे जैसे पौधा बढ़ता रहता है इन पोषक तत्वों को अवशोषित करता रहता है मृदा से, और धीरे धीरे इनकी मात्रा मिट्टी में मृदा में कम हो जाती है। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। जो उर्वरक या खाद हम मिट्टी में मिलाते हैं, असल में उसमें वही पोषक तत्व हैं जो पौधों को आवश्यक हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम। ये कुछ पोषक तत्व हैं जो उर्वरक या खाद में उपस्थित हैं और ये पौधों को हमें देने होते हैं। यदि हमें पादपों के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन को अगर बनाना है तो नाइट्रोजन देना होगा, बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में होती है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। हम पहले ये बात पढ़ चुके हैं कि नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% गैस है, लेकिन पौधे उसको सीधे रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। उन्हें प्रयोग करने के लिए पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम, ये शब्द पहले भी आ चुका है, इसका हमने चित्र भी देखा था कि कुछ जीवाणु जिनका नाम राइजोबियम है, राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। विलय पदार्थ मतलब जो आसानी से घुलनशील हो। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों में रहते हैं, कुछ गांठ जैसी संरचनाएं बनाकर, तथा उन्हें नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं।
अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद्य प्रदान करते हैं। ये कुछ देर पहले हमने एक शब्द पढ़ा था, सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध में दो जंतु या जो दो पौधे हैं, थोड़ी देर पहले हमने एक शब्द पढ़ा था सहजीवी संबंध। इसमें दो तरह के जीव एक दूसरे के साथ रहेंगे और दोनों को एक दूसरे से लाभ होगा। उसी तरह का एक ये संबंध है जिसमें राइजोबियम दाल वाले पौधों की जड़ों में रहेगा और राइजोबियम मिट्टी से नाइट्रोजन पौधों को देगा और पौधे बदले में उसको रहने की जगह और अपना भोजन बना के उसमें से थोड़ा सा राइजोबियम को प्रदान करेंगे। तो यह भी एक तरह का सहजीवी संबंध है। उनमें सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। यदि किसी खेत में हम दाल की फसल उगा रहे हैं और वो कट जाने के बाद उसमें कोई दूसरी फसल, किसी तरह के अनाज की फसल उगाई जाए, तो उस दूसरी फसल में भी हमें बहुत कम नाइट्रोजन या उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि दाल वाले पौधे के कारण उस तरह की मिट्टी में बहुत अधिक मात्रा में नाइट्रोजन बढ़ जाता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं। केवल बहुत कम पादप ही अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समूहकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी हैं? ये हमने पढ़ा था कि कीटभक्षी पौधे दूसरे कीटों को खाकर नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वे कुछ चीजों के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि वो आंशिक रूप से, आंशिक मतलब कुछ रूप से, थोड़े बहुत रूप से विषमपोषी भी हैं। इसी के साथ ये पाठ खत्म हुआ। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं। ये सभी शब्द हैं जो इस पाठ में हमने पढ़े हैं, जैसे स्वपोषी, क्लोरोफिल या इसको हिंदी में पर्णहरिम कह सकते हैं, विषमपोषी, परपोषी, कीटभक्षी पादप, पोषक, परजीवी, प्रकाश संश्लेषण, मृतजीवी, रंध्र, सहजीवी संबंध और कवक। ये सभी के सभी प्रमुख शब्द पता होने चाहिए। इनकी परिभाषा आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती है। आपने क्या सीखा? यहाँ पे वही सारे के सारे चीजें दी हुई हैं जो हम इस पाठ के अंदर पढ़ चुके हैं।